मुझे जर्नलिस्ट बनना ही नहीं था। मैंने पूरी कोशिश की कि मुझे यहाँ आना ही नहीं है। सलमान खान तो सब जर्नलिस्ट उनसे डरते थे। रणबीर बहुत ज़्यादा नॉटी था। और मैं जब भी नीतू से मिलने जाती थी तो वो कहीं पीछे ऐसे बैठा हुआ रहता था और हमारी बातें सुनता रहता था। विनोद खन्ना अपने आप में खो गए। अच्छा। उन्होंने रजनीश का रास्ता चुना और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा कि मैं इंडस्ट्री छोड़ रहा हूँ। शाहरुख खान के साथ बिगनिंग में थोड़ा गड़बड़ था फिर वो गड़बड़ बहुत लंबे अरसे तक चलती रही। See, I'm the spoiled child who can show you his dimples and always get you on my side. So I'm on your side. करीना कपूर पुकार की शूटिंग में वो अपनी गोद में बैठी थी जी। बबीता के प्लम्प बेबी थी और कुछ एक फाइट सीक्वेंस चल रहा था जिसमें अमिताभ बच्चन को रणधीर कपूर को मारना था और इसकी नज़र वहाँ पड़ गई। शबाना आज़मी ने कहा कि आई कैन नॉट कोप विद शाहरुख खान एनर्जी। तो उसके बाद शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि मैं तो जब शबाना आज़मी से मिलता हूँ ना तो मैं बोलता हूँ वहाँ जाकर मुझे पता चला कि अमिताभ बच्चन का बैन चल रहा है और कोई जर्नलिस्ट उनसे बात नहीं करता है। आलिया भट्ट के चेहरे में, बदन में, काम में, प्रोफेशनलिज्म में देयर इज़ नो डिफरेंस। पहले ऋषि कपूर मुझे पसंद नहीं करते थे। अच्छा। क्योंकि मैं नीतू की दोस्त थी। वो जब नहीं होते थे तब नीतू और मैं उनको पीछे से सड़ू बोलते थे, मगर बाद में आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ हैं जिन्होंने ना केवल लोग बल्कि स्टार्स के दिलों में भी राज किया है। जर्नलिस्ट, फिल्म क्रिटिक्स, ऑथर, हिस्टोरियन, पद्माश्री भावना सुमाया। हेलो मैम, वेलकम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूंगी आपकी जर्नी के बारे में। जर्नलिज्म हुआ कैसे आपकी लाइफ में? मेरी ज़िंदगी में या हमारे परिवार में कोई राइटर नहीं था जी। कोई जर्नलिस्ट नहीं था जी। मेरा कोई जर्नलिस्ट आइडल नहीं था। मैं राइटर तो क्या काम भी नहीं करना चाहती थी। मैंने सोचा था कि एक आम जिंदगी जीनी है। मैं अपने परिवार में सबसे छोटी हूँ। हम लोग 8 भाई बहन हैं और वो भी सब मेरे से बहुत बड़े हैं क्योंकि मैं अपने माता पिता को व्हेन माय मदर वाज 45 शी कंसीव्ड मी। तो जब मैं पैदा हुई तो वो 46 इयर्स की थी। तो मेरे और सबसे बड़े भाई में जो अंतर है वो है 25 साल का। तो सब बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है। तो पढ़ना था, डबल ग्रेजुएशन करना था, इतना पता था, मगर काम करना है या जर्नलिस्ट बनना है कोई सपना नहीं था। एक दिन मैं कुछ कॉलेज का असाइनमेंट था वो लिखकर ऐसे टेबल पर छोड़ के नीचे अपने फ्रेंड्स को मिलने चली गई थी। तो मेरा जो बड़ा भाई, जैसे मैंने कहा 25 इयर्स डिफरेंस है, जी। मैं वापस आई तो उन्होंने कहा कि ही रेड दैट एंड ही सेड कि यू नो यू कैन राइट। तो आई सेड रियली। कॉलेज मैगजीन्स में मैं लिखती थी और एक दिन उनके कहने के बाद कॉलेज मैगज़ीन में मेरा कोई आर्टिकल आया था और वो जो एक लड़की थी मेरे क्लास में, उन्होंने कहा कि माय फादर इज़ वांटिंग टू ब्रिंग आउट अ फिल्म मैगज़ीन। तो शी से जस्ट कम विथ मी। यहाँ हमारी कॉलेज थी और नेक्स्ट बिल्डिंग में वो रहते थे, नीचे गराज में। एक टूटी मेज़ थी जो ब्रिक्स के ऊपर ऐसे बैलेंस की गई थी। एंड ही सेड यू नो यू विल मीट फिल्म स्टार्स, यू विल डू इंटरव्यूज़ एंड यू विल बिकम अ वेरी बिग नेम एंड एक्टर्स विल कम टू दिस ऑफिस। तो मैंने वॉल्स को देखा, उसकी मेज़ को देखा और मैंने कहा ये आदमी पागल हो गया है। मेरा टर्न आया तो उसने मुझे कहा कि आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है? तो मैंने कहा शशि कपूर। तो ही सेड यू सिट देयर एंड यू राइट 10 क्वेश्चंस फॉर शशि कपूर। सो अगेन आई सेड टू माई सेल्फ कि ये आदमी पागल हो गया है, मैं बैठ के यहाँ क्यों 10 सवाल लिखूँ। बट आई जस्ट सैट एंड विद इन 5 minutes आई रोट 10 क्वेश्चंस टू
Shashi Kapoor. So he looked at me. It was a panel of people. Okay. Sorry, सवाल आपने पूछा और बहुत लंबा जवाब जा रहा है. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है. मैंने उसने कहा अभी ये सवालों के आप किस तरह से जवाब शशि कपूर देगा ये सोच के लिखो. So I said to myself कि I am not Shashi Kapoor. How can I answer for him? But he insisted. So I sat down and in 5 minutes I wrote the 10 answers of the questions I had asked. Then he showed that to the entire panel and they all looked at each other and they nodded and they said, you are on. So I said, for what? पूरी मुझे मालूम नहीं था कि क्या है. फिल्म मैगजीन है ये कुछ नहीं पता था. जर्नलिस्ट था. तो आई हैड नेवर रेड अ फिल्म मैगजीन. मेरे घर में एक भी पत्रिका नहीं आती थी. हमारे घर में सिर्फ न्यूज़पेपर्स और वेरी सीरियस मैगजीन्स आते थे क्योंकि आई हैड ओल्डर सिबलिंग्स हु हैड बेटर टेस्ट इन रीडिंग. सो आई सेड व्हाट इज़ द जॉब. सो दे सेड वी आर हायरिंग यू एज अ फिल्म जर्नलिस्ट एंड आई सेड व्हाट डू आई हैव टू डू. So they said you have to go to the studios and you have to interview actors. So I said I don't want to be a film journalist. So they were really angry because you know they thought कि एक चिट ऑफ अ गर्ल अपने आप को क्या तीसमार खान समझती है. हम उसको काम दे रहे हैं. एक तो आई है और ऊपर से मना कर रही है. तो उन्होंने कहा हम 500 रुपये देंगे. तो मैंने कहा नहीं चाहिए. तो मैं चली आई. But they were very angry. वो नंबर वंबर सब लिखा हुआ था उनका. घर पे तो वो ब्लैक टेलीफोन होता था MTNL का जो घर के बीच में रखा होता था. और फादर बराबर गार्ड करते थे किसका फ़ोन आ रहा है, लड़का है लड़की है, कितनी देर बात हो रही है. तो ये लोग फ़ोन करना शुरू कर दिए. उतने टाइम में मेरे फादर एंड मदर हैड कम बैक from the trip abroad. So my mother said, who is this strange man who's calling you up? So I said, when you were not there, I went for this interview and all. She said, नाम भी मत लेना डैड के सामने, मना कर दो. So when he called next, I said that आप प्लीज़ फ़ोन मत करिए, मुझे मना किया गया है. So they said कि आप अपनी माँ से पूछिए कि क्या प्रॉब्लम है. तो मैंने अपनी माँ से कहा वो पूछ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है. मतलब आप सोचो कि कहाँ तक बात जा रही है. क्योंकि आज के दौर में अगर मेरे पास जया जैसे कोई लड़की आ जाए इंटरव्यू के लिए एंड मम्मी डैडी की बात करे तो मैं बोलूँ आउट कि मम्मी को काम करना है या तुमको काम करना है. फिर मेरी माँ ने कहा कि तुम 6 बजे के बाद किसी को इंटरव्यू नहीं करोगी. तुम कहीं कोई रात कि पार्टी वार्टी में नहीं जाओगी, तुम आउटडोर नहीं जाओगी. तो मैंने कहा मेरी माँ बोल रही है 1 2 3 महात्मा गांधी की माँ ने जैसे रखी थी. तो उन लोग ने बोला डन. अच्छा. तो अब माई मदर बिकेम इवन मोर सस्पिशियस. शी सेड मुझे तो कोई टैलेंट इसमें दिखा नहीं है और ये आदमी 500 रुपया इसके लिए दे रहा है, ज़रूर कोई गड़बड़ मामला है. तो उसने बोला नहीं नहीं मना कर दो. ये शर्त मानने के बाद भी मना कर दो. तो फिर से मैंने बोला कि नहीं वो लोग मना कर रहे हो. बट पहला एक्टर कौन था या एक्ट्रेस कौन थी जिसका इंटरव्यू किया था? एग्जैक्ट फर्स्ट नहीं होता है. करेक्ट. आप एक साथ छोटे मोटे को मिल लेते हो मगर वो एनकाउंटर्स अगर कोई छाप नहीं छोड़ता तो आप उन्हें याद नहीं रखते हो. करेक्ट. और आप जो यादगार होता है उसे ही याद रखते हो. तो कुछ उन्होंने कहा कि रूपतारा स्टूडियो में रेखा की शूटिंग चल रही है तो आप जाके रेखा से मिलिए. तो कॉलेज से ट्रेन आई यूज्ड टू ट्रैवल बाय द पब्लिक ट्रांसपोर्ट. तो ट्रेन में बैठकर वो भी मतलब एक इतने सादे कपड़े पहनते थे. हम लोग को ऐसा कुछ नहीं था कि आजकल जैसे सज धज के जाते हैं. और स्टेशन से उतरो कंघी भी नहीं होती थी पर्स में, या अपना मुंह भी देखा हो कि ठीक तरह से लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ. स्टेशन से उतरी कहाँ जाना वेस्ट ईस्ट भी पता नहीं था. और ढूंढते ढूंढते ये स्टूडियो में मैं आ गई. वो उस ज़माने में बहुत सारे स्टूडियोज़ होते थे बहुत सारी जगहों पे. और वो स्टूडियोज़ में जाना ही एक अपने आप में एक्सपीरियंस होता था. क्योंकि आप लोग
का जनरेशन तो शायद कभी कोई शूटिंग्स ही लाइव देखा नहीं है। हम लोग के लिए हमेशा स्टूडियोज़ के दरवाजे खुले ही रहते थे, कोई पूछता ही नहीं था। बाहर वॉचमैन होता था तो वो पूछते थे कि क्यों आए हो, तो मैं कहती थी मैं जर्नलिस्ट हूँ, हालांकि थी नहीं तब, कुछ ऐसे ही ऊपरी थी, तो जाने देते थे। आई थिंक दे कुड मेक आउट, दे वर सो एक्सपीरियंस कि ये एक्ट्रेस है या ये अपनी मैगज़ीन के लिए आई है। तो बड़ा स्टूडियो होता है, फिर सेट्स होते हैं 2-3, और एक आधी ऐसी छोटी सी नैरो लेन में मेकअप रूम्स होते हैं। तो जैसे मैं जा रही थी तो मैंने रेखा जी को, टेलीफोन सबके मोबाइल नहीं होते थे ना, तो अगर घर का कोई फ़ोन आता था तो ऐसे एक जगह पे सबके फ़ोन आते थे, तो उनका कोई फ़ोन आया था तो वो जा रही थी, तो वो बहुत सारे लोग थे उनके साथ, तो मैं थोड़ा सा सहम गई, तो मैंने उनसे बात नहीं की। वो यहाँ फ़ोन लेने गई और मैं पीछे से उसका मेकअप रूम ढूंढने गई। तो उनकी हेयर ड्रेसर, उस ज़माने में अगर आप बहुत बड़े स्टार हो, फीमेल स्टार, तो आपकी हेयर ड्रेसर चाइनीज़ होते थे, चाइनीज़ हेयर ड्रेसर्स, विच मीन्स आपका स्टेचर है, आप नंबर 1 नंबर 2 हो। तो उसकी चाइनीज़ हेयर ड्रेसर ने दरवाज़ा खोला, तो मैंने कहा मैं रेखा जी से मिलने आई हूँ। तो वो बहुत कूल थी, उसने मेरे को अंदर बिठा दिया। थोड़ी देर के बाद वो, अच्छा अंदर आना ही एक बहुत बड़ा काम था, उसके बगैर उसने मुझे बिठा दिया। अब रेखा जी आई तो उन्होंने मेरे सामने देखकर कहा कि आप तो अभी बाहर से आई ना। वो कितनी शार्प है, वो जा रही है फ़ोन के लिए, मगर 1 सेकंड में उसने देख लिया कि ये कौन आ रहा था, और वो अभी, हाँ। तो मैंने अपना परिचय दिया कि मैं सो एंड सो हूँ, कहाँ से आई हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी पूरा तैयार होना है, और उसके बाद अगर डायरेक्टर ने नहीं बुलाया मुझे सेट पर, मेरा शॉट नहीं आया, तो मैं आपसे बात कर लूँगी। बहुत प्यार से कहा। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो मैं उठ रही थी, हम दोनों करीबन सेम एज के हैं, तो मैं उठ रही थी बाहर जाने के लिए। तो उन्होंने कहा बाहर बहुत धूप है, तुम इतनी धूप में बाहर मत रुको, तुम मेरे कमरे में ही बैठो, मगर मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि मुझे तैयार होना है। तो मैं तो खुश थी, वैसे ही मैं कॉलेज से आई थी, मुझे भी थोड़ा टाइम मिलता है कि ये क्या हो रहा है देखने के लिए। चाय वाय भी पूछा। अभी पहली बार मेरी ज़िंदगी में मैं एक स्टार को तैयार होते हुए देख रही हूँ। तो उसके पहले मेकअप मैन आए, कुछ गुलाबी, कुछ नीला, कुछ काला, उनके चेहरे पे सब लगाया। तो शी सिट्स लाइक दैट, शी इज़ फेसिंग द मिरर and I'm sitting here on the sofa. So I'm looking into the mirror, getting her dressed, seeing her dressed. उसके बाद उसकी हेयर ड्रेसर आई। फिर जैसे बंगाली अच्छे घर की बहू बहुत खूबसूरत एक जूड़ा बनाते हैं, चोटियों वाला, वो बहुत खूबसूरत जूड़ा बनाया। फिर उसमें चांदी के घुंघरू डाले, फिर उसको पूरा साड़ी वाड़ी बंगाली पहनाया। फिर वो साड़ी पहनकर सारे जेवर पहनाए, हाथ में, कान में, नाक में, जहाँ जहाँ औरतें जेवर पहनती है। फिर वो कुर्सी पे बैठी, फिर उसने अपनी साड़ी ऊंची की और आलता लगाया, बिच्छू पहनाए, जैसे वो पूरा जो श्रृंगार रस होता है, नेल पॉलिश लगाया। फिर पूरी तरह से तैयार हो गई। पूछा कि कॉल आया था सेट से, तो उन्होंने कहा नहीं। तो मेरे सामने देखकर कहा कि हाँ बोलो। तो मैं इतनी मुग्ध थी उसके पूरे श्रृंगार रस में, तो मैं अपना सवाल ही भूल गई। तो आई वॉज टोटली ब्लैंक। शी सेड सवाल मालूम है ना? तो मैंने कहा हाँ हाँ। धड़ाधड़ अपने बैग निकाली, किताब निकाली, ऐसे नहीं कि पहले से निकाल के रेडी रहो। और मगर मेरे सवाल बहुत अच्छे थे, और शी वॉज़ वेरी वेरी हैप्पी विथ इट। एंड उसके बाद उसको फ़ौरन बुलाया गया। तो शूटिंग थी 2 अनजाने की, और वो कुछ पैचअप था, पैचअप शूटिंग थी, पैचअप शूटिंग बोलते हैं, थोड़े थोड़े शॉट्स थे। और वो चली गई, और मैं ऐसे जा रही थी, और किसी ने कहा यहाँ अमिताभ बच्चन का कमरा है। तो मैंने सोचा अभी तो मैं माहिर हो गई हूँ, मैंने रेखा जी का भी इंटरव्यू कर लिया,
तो मुझे तो सब आता है। तो मैंने उनके कमरे में नॉक किया। अच्छा, कमरा इतना होता था जहाँ आप बैठे हो और मैं बैठी हूँ, इससे शायद थोड़ा लंबा, और एक इधर आईना का, तो एक कुर्सी एक्टर के लिए जी। और एक छोटा सा सोफे का नाम पे कुछ बैठने का, मेरे जैसा कोई बैठ सकता है। जी। उन्हीं ने दरवाज़ा खोला, अच्छा, अकेले अंदर। वो बहुत सिंपल ज़माना था ना, ये पूरा तामझाम, Right. 2000 सिक्योरिटी, 5000 मैनेजर, कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा जी, तो मैंने कहा मैं अभी इंटरव्यू के लिए आई हूँ। अच्छा, सिर्फ उनकी टांगे दिखाई दे रही थी क्योंकि कमरा इतना छोटा है और वो ऐसे डायगनली बैठे हैं। तो उन्होंने मेरी ओर देखकर पूछा कि आपके एडिटर को पता है कि आप आई हैं यहाँ? तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसे करिए, आप पहले एडिटर से बात करिए और फिर वो क्या कहते हैं उस हिसाब से कल आना। बहुत जैसे हमेशा बच्चन साहब बात करते हैं। जी। मैंने सोचा अजीब आदमी है। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि अमिताभ बच्चन का बैन चल रहा है और कोई जर्नलिस्ट उनसे बात नहीं करता है, और अगर हमारी बिरादरी का कोई उनसे बात भी करता है। अच्छा, मैं वो दिल्ली वाले पेपर से नहीं थी, वो तो एक अलग गड़बड़ मामला था। हाँ। एक आध महीना चला शायद, एक 100 रुपये वाला का पगार एक महीने मिला और ये 500 वाला एक मिला। ये तो रऊफ अहमद के साथ था। Okay. रऊफ अहमद इज द ओनली एडिटर आई वर्कड विथ। उसके बाद मैं खुद एडिटर बन गई। तो उन्होंने कहा कि अब किसी से कहना भी मत, मेरे एडिटर ने कहा, क्योंकि यू आर नॉट सपोज टू बी मीटिंग और इंटरव्यूइंग मिस्टर बच्चन, बिकॉज दैट वॉज अ पैक्ट बिटवीन ऑल द journalists Yeah. that we are not talking to Bachchan and Bachchan is not talking to us. सो मैम ये थोड़ा सा बता पाएंगे कि वो क्या था जिसको लेकर बच्चन का जो 15 साल का वो जो बैन था वो क्या था, और फिर वो कैसे ख़त्म हुआ, किस तरह से पूरी हुआ वो? ये एक बहुत लंबी कहानी है और बहुत ज़्यादा लोगों को अब याद नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि इतनी पुरानी कहानी में अभी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मैं बहुत ही संक्षेप में बताऊंगी जी। कि जब इमरजेंसी हुई तब मैं नहीं थी जर्नलिस्ट, राइट 72 और तब मीडिया पर जो बैन लगाया गया तब फिल्म मैगजीन्स पर भी बैन लगा था। ओके और चर्चा ये थी कि ये फिल्म मैगजीन्स पर बैन क्यों लगा, और बगैर कोई जानकारी के सबने अनुमान लगा लिया कि इसके पीछे अमिताभ बच्चन है, क्योंकि ही वॉज अ नंबर 1 स्टार एंड ही वॉज ऑल्सो पॉलिटिकली कनेक्टेड। और फिर जितने टॉप एडिटर्स थे उन लोग ने एक मीटिंग की और कहा कि हम उनको बैन करेंगे, ओके और उन लोग ने अमिताभ बच्चन को बैन किया। तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि मतलब हमें नहीं कहा, मैं तो थी भी नहीं, हाँ बिल्कुल कि कोई भी मुझे क्यों बैन करेगा, मैं ही सबको बैन करता हूँ। तो अच्छा उसने सबसे बात करना बंद कर दिया ओके और बात नहीं की 18 साल तक। 18 साल तक 18 साल तक हिम्मत चाहिए आपको कि आप अपने दिल में हर चीज़ जो लिखी जा रही है उसके आप खिलाफ नहीं जा रहे हो, उसकी सफाई नहीं दे रहे हो, वो गलत है वो नहीं बता रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रहे हो और इतना अच्छा काम कर रहे हो कि हर हफ्ते हर महीने आपकी फिल्म सुपर हिट होती ही जा रही है, आपका मकाम आपका पोजीशन बढ़ता ही जा रहा है, सारे फिल्म मेकर्स आपके पीछे ही भाग रहे हैं। और जो जर्नलिस्ट्स ने उन पर ये बैन लगाया था उनके लिए ये टोटल लॉस था, क्योंकि अगर वो उनके साथ बात करते तो उनके मैगजीन्स को फ़ायदा ही होता। बिल्कुल और उनके मन में भी
भले वो इजहार करे न करे, जिस तरह का काम वो कर रहे थे या कर रहे हैं, सिर्फ आदर ही था। और ये बैन उन्होंने लिफ्ट किया 1992 में, और जो पहली जर्नलिस्ट के साथ उन्होंने बात की थी वो मैं थी। तो आई फील वेरी प्राउड। क्यों चुना उन्होंने? क्योंकि मेरा उनके साथ कोई संपर्क नहीं था और ऐसी कोई मैं नंबर 1 जर्नलिस्ट भी नहीं थी। मगर हुआ ये था कि 1989 में मैं आई लॉन्च्ड जी मैगज़ीन, जो बहुत ही खूबसूरत मैगज़ीन थी। और उस ज़माने में मैगज़ीन्स की कीमत प्राइस 350 होती थी, 350। और हमारी मैगज़ीन वॉज प्राइस एट 15 रुपया या 20 रुपया था कुछ। तो हमारे पब्लिशर्स ने एक ही कंडीशन रखी थी मेरे साथ कि जो प्रीमियर इशू होगा उसमें अमिताभ बच्चन की ही कहानी होनी चाहिए और तस्वीर होनी चाहिए। अब अमिताभ बच्चन तो बात नहीं करते थे, तो मैंने कहा कि स्टोरी तो मैं लिख दूंगी, उसका एक बहुत खूबसूरत एंगल लगा के, मगर तस्वीर कौन देगा? क्योंकि हमारे किसी के पास अमिताभ बच्चन की तस्वीर नहीं थी। कोई भी मैगजीन्स के बाद कोई तस्वीर ही नहीं होती थी, क्योंकि नो फोटोग्राफर वाज अलाउड टू क्लिक हिम। So there were no color pictures, no black and white pictures with us. तो how do I bring out a magazine? How can I bring out a cover? तो मैंने बहुत सोच के उनको चिट्ठी लिखी थी, एक संदेश भेजा था अपनी दोस्त से कि आप प्लीज़ कोशिश करो मेरे से बात करने की, और आप कोशिश कीजिए मुझे कुछ तस्वीरें देने की। तो बात करने के लिए तो उन्होंने मना कर दिया। तो तस्वीर के लिए उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूँगा कि जेन्युइन पॉइंट है तो, मगर तस्वीर आई नहीं मेरे पास। फिर एक दिन मैं उनके बंगले से गुज़र रही थी और वो हमारा प्रिंट जाने के कुछ एक हफ्ते पहले या 4-5 दिन पहले ही था, और सब लोग बहुत स्ट्रेस्ड थे। पब्लिशर सोच रहे थे कि रिलीज़ डिले कर दे, क्या करे। तो मैंने जो गाड़ी में, मेरे पास कार थी अभी, तो मैंने कोई चिट्ठी लिखी कि आपने तो बोला था आप दोगे और अब बहुत देरी हो गई, दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो बता दो खाली। तो दोपहर को ही उन्होंने तस्वीर भेज दी। तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मेरी इज़्ज़त बच गई मेरे पब्लिशर्स के सामने। और ये जब अखबार हमारा प्रीमियर इशू बाहर निकला तो मैंने उनको भेजा था। तो ये 90 के आसपास था। फिर 89 में ये जी मैगज़ीन आया, तो 90 में मैंने एनिवर्सरी इशू के लिए उनको फिर से गुजारिश की थी। तो इस तरह से मेरा कुछ कम्युनिकेशन चल रहा था, तो शायद इसलिए उन्होंने मेरे से बात की होगी। उसके बाद आपने कई किताबें भी लिखी उन पर। मैंने 3 किताबें लिखी है। एक इज़ अबाउट माई कॉन्वर्सेशंस विथ हिम, एंड इट इज़ लाइक अ क्रॉनिकल और बायोग्राफी टाइप जी। जो दूसरी किताब थी वो उनके फिल्म पोस्टर्स है जी। और उसमें फिल्म के पीछे की ट्रिविया और कहानी है। और जो तीसरी किताब है वो है अमिताभ लेक्सिकॉन। वो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। एक दिन हम हमारे दोस्तों के साथ कुछ ऐसे ही बात कर रहे थे, तो सडनली मैंने देखा कि सब लोग एक दूसरे के साथ अमिताभ बच्चन के डायलॉग्स में बात कर रहे हैं कि हम खड़े रहते हैं, वहाँ से लाइन शुरू हो जाती है, ऑल दैट। सो आई रियलाइज दैट ही इज़ मोर देन अ कल्ट फिगर। एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से अगर अल्फ़ाबेट्स निकाले जाए और एक एक अल्फ़ाबेट में आप अमिताभ बच्चन की फिल्म का प्रॉप डालो, तो आपके पास फ्रॉम A to Z है। मिसाल के तौर पर ए तो एरो, कौन सी फिल्म में वो एरो करते हैं ऐसे? मर्द, कूली, तूफान, सॉरी। बी बॉटल,
शराबी, शराबी। वो सीन बताओ जहाँ हाँ। वो उसने पिया था। राइट। सी चेन, जंजीर, जंजीर। वो चेन जो घोड़ा ऐसा चीखते। तो मैं तो खाली एक अल्फ़ाबेट बता रही हूँ। राइट। मैंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से सारे शब्द लिए, सारे, ओके। और सारे शब्द में वो प्रॉप डाला और फिर वो सीन लिखा, और ये किताब का नाम था लेक्सिकॉन। मगर मुझे लगता है इतनी मेहनत की थी उस किताब के लिए मैंने, मैं खुद भी ये किताब दोबारा नहीं कर सकती हूँ। लोग समझते नहीं हैं ये। आई थिंक बहुत ढोल बजा के समझाना पड़ता है, जो मेरी आदत नहीं है। बट मैम उसके बाद आज तक आपके रिलेशन उनके साथ काफ़ी अच्छे हैं। मेरे रिश्ते सब एक्टर्स के साथ जो 70s में शुरू हुए हो या बाद में अच्छे हैं। आप पर है कि आप कैसे रिश्ते निभाते हो। जी जिस तरह से उनका काम उनके लिए अजीज़ है, तो जी। मेरा काम भी अजीज़ है। जी और मेरे काम के साथ मैं कोई बेईमानी नहीं करूँगी। जी ये मेरे मान है, मेरा अस्तित्व है, मगर मैं आपके साथ भी बेईमानी नहीं करूँगी। बट मैम उस टाइम एक्सेस बहुत इजीली होता था एक्टर्स के साथ, जर्नलिस्ट का। आज के डेट पे वो एक्सेस नहीं है, क्यों? हमारा एक्सेस भी इजी होता था, हमारा रिश्ता भी इक्वल होता था। जी हम बैठ के बात करते थे, हम फ़ैन नहीं थे, जी तारीफ़ नहीं करते थे। जी उनकी फिल्मों में मुझे पसंद नहीं आता था, मैं बताती थी, जब मैं क्रिटिक नहीं थी तब भी जी। और अब भी। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मेरे रिव्यू से कोई नाराज़ हो जाएगा या हमारा रिश्ता टूट जाएगा। जी टूट जाए तो भी ठीक है। मैं हर हफ्ते मुझे अपना काम करना है, जी और कोई जानबूझ के कोई किसी की बुराई नहीं करता। जी अगर आपको कुछ काम, कोई चीज़ डिसप्रपोर्शनेट लगे तो ही आप उस पर टिप्पणी करते हो। बिल्कुल। बिल्कुल मैम मेरा सवाल ये था कि आज के टाइम पे अगर हम देखते हैं तो पेड रिव्यूज़ का कल्चर बहुत हो गया। क्या उस टाइम पर भी ऐसा कुछ था कि पेड रिव्यूज़ के लिए प्रोड्यूसर्स या इस तरह के ऑफर्स आते थे आप लोगों को कि पैसे लेकर रिव्यूज़ किए देखो, जाए? उस समय में पहले तो मैं जर्नलिस्ट थी, फिर मैं कॉलमनिस्ट हुई, फिर मैं एडिटर हुई, फिर मैं ऑथर हुई। जी तो जब आप एडिटर होते हो, आप पर इतना ज़्यादा बोझ होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है, राइट। तो यू आर नॉट अ क्रिटिक। आई बिकेम अ क्रिटिक मच लेटर, मगर मुझे यकीन है कि होता होगा। अच्छा। सिर्फ उस समय में, अब देखो, 5 न्यूज़पेपर्स होते थे और मैगजीन्स में कुछ रिव्यूज़ नहीं आते थे, 1-2 को छोड़कर, स्क्रीन एंड फिल्म फेयर। ओके। तो 5 मैगजीन्स थे। ट्रेड मैगजीन्स को तो मैं गिन ही नहीं रही हूँ, वो ट्रेड है। जब मैं कब रिपोर्टर थी तो ऐसे एडिटर के कमरे से बात सुनाई देती थी कि पीआरओ, हम लोग उस ज़माने में पीआर नहीं बोलते थे, पीआरओ बोलते थे, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, Officer। क्योंकि वो एक ही इंसान होता था और वो अकेला मैनेज करता था। करेक्ट वाइट सूट सफारी पहनता था, कॉलर्स एक कुछ ऐसा क्लच बैग जैसा उठाता था, पान भी खाता था। ओके। तो उनका एक अलग पर्सनालिटी होती थी, और कहीं भी अगर हम लोग को दिख जाए पीछे ही पड़ जाते थे। अच्छा। अरे देख, मेरा ये बाकी है, मेरा वो बाकी है, मेरा ये करना है, मेरा वो करना है। हम लोग ऐसे गुड़क करके वहाँ से निकल जाते थे। तो मुझे लगता है इन लोगों को मिलते थे Okay. लिफाफे, और शायद बोला जाता था कि फलाना फलाना को दे दो। ओके। अभी ये 5 में से 500 और फिर 5000 हो गए। जब पहले प्रीव्यूज़ होते थे तो एक छोटे से थिएटर में होते थे, और सीनियर 5 और जूनियर 3, ओके। 8 क्रिटिक्स पिक्चर देखते थे। और हमारे जैसे को बोलते थे कि अगर आपको पिक्चर देखनी है तो आप एकदम चुपके से जाओ और आगे की पहली रो में बैठना। ओके। और आज मैं देखती हूँ कि अगर कभी हमें लेट हो जाए
और हम लेट है और हम पीछे के ऊपर देखते हैं बैठने के लिए, तो जूनियर रिपोर्टर्स, न्यू रिपोर्टर्स फ्रॉम कहाँ से आए हैं नहीं मालूम है, वो लोग लास्ट रो ऑक्यूपाई करके बैठ जाते हैं। आपने किया क्या है कि आपको ये सबसे प्रिविलेज पोजीशन चाहिए, और खाना खाते हैं, फ़ोन पर बात करते हैं, एक दूसरे के सामने देखकर मुस्कुराते हैं, थोड़ी प्यार मोहब्बत भी कर लेते हैं। इंटरवल अभी हुई नहीं है, एक दूसरे से पूछे कैसी लगी कैसी लगी। क्यों पूछना है? हमारे चेहरे से भी नहीं पता चलता है कि हमको कैसी लगी। जो हमें लगी है वो हम लिखेंगे। वो जो उनके पीआर वाले होते हैं वो पूछते हैं कि मैम बताइए, नहीं बताना है, नहीं खाली रेटिंग दे दो, हमको न्यूज़पेपर में डालना है, नहीं डलवाना है। जाओ आप उनके पास जो देते हैं आपको। मैं जहाँ लिखती हूँ वहीं दूंगी, वो मुझे मेरा पगार देते हैं, कहीं और मेरी कोई तारीफ करे ना करे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये क्यों हो रहा है ये सब मुझे नहीं मालूम। बेटा आपको याद है कभी कोई एक्टर्स ने आपको अप्रोच किया हो कि मैम ऐसा ही लिखना मेरे लिए, या कुछ ऐसा ही लिखना, इतना ही रेटिंग देना मेरे फिल्म को? किसी की हिम्मत है? हमारे किस्से उनके पास पहले ही पहुंच जाते हैं कि ये बहुत तुमाखी है, उसके पास ही मत जाना। पीआर वाले भी दूर ही रहते हैं। ट्रेलर वेलर में भी बुलाते हैं तो मैं बोलती हूँ नहीं आऊँगी। बट ऐसा क्यों? आई थिंक कि नहीं, जिस तरह से बोलते हैं ना लड़कियाँ कि वो लड़का मुझे छेड़ रहा था, वो लड़का मेरी और बुरी तरह से देख रहा जी, था। जी। कोई लड़का छेड़े, बुरी तरह से नज़र से देखे, आप देख क्यों रहे हो वहाँ? बिल्कुल अगर आप उनके सामने देखोगे ही नहीं तो वो आपको कैसे छेड़ेगा? बिल्कुल। और इंडस्ट्री में भी आपके साथ कौन किस तरह से व्यवहार करेगा वो आप तय करोगे। बिल्कुल मजाल है कि कोई आपसे कुछ पूछ भी ले, या कोई भी एक्टर अपने दौर का नया वाला पुराना वाला कोई कह दे, इम्पॉसिबल। और अगर वो कह दे तो अगर शायद उनकी बात में सच है तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मेरी गलती है तो मैं मान लूँगी, उसी तरह से उनकी गलती है और मैं कह रही हूँ तो तुम भी मानो। मैम मेरा एक सवाल था, जब आप इतने सालों का एक्सपीरियंस और आप उस पीरियड से रहे तो एक बात कही जाती है नहीं अभी क्या है ना, हम लोगों को बार बार कहा जाता है उस पीरियड से हो आप, कोई बोलता है उस ज़माने से हो आप, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो डायनासोर होता है ना जो सडनली निकल कर आता है, तो शायद वो लोग वो डायनासोर्स की बात नहीं मैम, मेरा सवाल ये था। नहीं कोई बात नहीं, मुझे बताया आपका सवाल। जी मैम, ये था कि कहा हम सुनते हैं कि विनोद खन्ना जो थे वो बहुत बड़े स्टार हो सकते थे। मतलब वो कहीं ना कहीं बच्चन जब बड़े हो रहे थे, जब वो स्टार्स, तो विनोद खन्ना उनको कहीं ना कहीं चैलेंज कर सकते, बट उन्होंने दूसरा रास्ता चूज़ किया और वो फिल्मों से बाहर चले गए। अगर नहीं गए होते तो रुके होते तो आज वो बहुत बड़े स्टार होते। तो मैम आप उस पीरियड में थे तो आप क्या लगता है कि क्या वजह रही, क्या चीज़ें देखते हैं आप उस पर? ये सारी कहानियाँ हैं। अच्छा। और ये मुझे हंसी आती है कि आपके जनरेशन ऐसे सोच रही है इतना बड़ा स्टार बन सकता था मगर वो नहीं बना क्योंकि बच्चन बहुत बड़ा स्टार था। बच्चन ने दरवाज़ा तो नहीं बंद कर दिया था ना, और बच्चन अकेला दरवाज़ा नहीं बंद कर सकता। ये फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है कि आप में अगर टैलेंट है तो दुनिया का कोई आदमी आपको नहीं रोक सकता, आप चमक के ही रहोगे। और अगर आप में नहीं है, आप कितनी भी कोशिश कर लो तो आपका कुछ नहीं होगा। मुझे जर्नलिस्ट बनना ही नहीं था, मैंने पूरी कोशिश की कि मुझे यहाँ आना ही नहीं है। मैंने सोचा 1 महीने के बाद, 4 साल के बाद मैं निकल जाऊँगी, अभी निकलूँ। ये जगह ऐसी है कि अगर आप में दम है तो ये आपको यहाँ से निकल नहीं दे देंगे, आप काम करते ही रहोगे। Vinod Khanna was a very good looking actor. Yes. Devastatingly handsome. Talented, sensitive. Vinod Khanna अपने आप में खो गए। अच्छा। उन्होंने रजनीश का रास्ता चुना।
और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा कि मैं इंडस्ट्री छोड़ रहा हूँ, और बल्कि अमिताभ बच्चन ने उनको कहा ऐसा मत करो। ओके वो लोग कितनी सारी फिल्में साथ कर रहे थे। शशि कपूर ने उनको कहा मत करो, सारे एक्टर्स डायरेक्टर्स सब ने कहा ऐसा मत करो, ये गलत बात है। बट ही वॉज श्योर ही वॉन्टेड टू लीव द इंडस्ट्री एंड ही लेफ्ट एंड ही वॉज देयर विथ ओशो फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई थिंक आई डोंट नो द एग्जैक्ट ड्यूरेशन। फिर वो वापस आए तब उनको फिर से अपना लिया गया, फिर से फिल्में लगी। मगर क्या है ना, कुछ लोगों की हिज करियर वॉज फाइन अकॉर्डिंग टू मी, हिज करियर वॉज फाइन टिल द एंड। उनको बीमारी भी थी, उसके बाद उन्होंने काम करना बंद किया। कुछ एक्टर्स के करियर में जब ब्रेक आता है तो दे आर नॉट एबल टू मेक अप। यस। कुछ एक्टर्स के करियर में ब्रेक भी आता है तो इट्स फाइन। ज़्यादातर हीरोइंस की करियर में ब्रेक आता ही है, बिकॉज यू गेट मैरिड, देन यू हैव अ बेबी। आप कुछ भी कर लो, थोड़ा समय तो आपको देना ही पड़ता है, बिल्कुल बिकॉज टिल योर बॉडी इज़ राइट। लुक एट आलिया भट्ट, आज की जनरेशन तो कमाल की है। उन लोगों में इतनी अच्छी बातें हैं कुछ जिसका सलाम करना ही ज़रूरी है। आलिया भट्ट के चेहरे में, बदन में, काम में, प्रोफेशनलिज्म में देयर इज़ नो डिफरेंस। शी इज़ लाइक डायमंड दैट इज़ गेटिंग पॉलिश्ड फिल्म आफ्टर फिल्म। यस। यस तो अमिताभ बच्चन पॉलिटिक्स में गए, ये ओशो में गए, और सबने कहा मिस्टेक बना रहा है। मतलब इट वॉज एन इमोशनल डिसीजन एट दैट टाइम फॉर हिम, राजीव गांधी के साथ। और उसके बाद उन्होंने, ही वॉज नॉट कंफर्टेबल, सो ही केम बैक एंड ही केम बैक एंड ही वॉज अगेन ऑन द टॉप। राइट अग्निपथ के बाद जब उन्होंने कहा कि मैं ब्रेक लूँगा, तो उन्होंने ब्रेक लिया, दाढ़ी बढ़ा ली, कुछ देर के लिए सफ़ेद बाल के साथ भी थे घर पे, और फिर से वापस आए। एक कुछ फिल्में नहीं चली। अभी जिस तरह से औरतों के साथ मैटरनिटी ब्रेक में होता है, उस तरह से हीरोज़ के साथ at a certain age when they have to shift to playing character roles, राइट Yes. it comes this phase, because by that time heroines stop working. Yes. Yes. तो ये aging is a part of life, और जो एक्टर्स अपनी एज को स्वीकार कर लेंगे जी। उसके लिए आसान हो जाएगा, फिर वो मर्द हो या औरत हो। तो इसमें कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है। बट जैसे कि 90s के एक्टर अब कम बैक वापस से कर रहे हैं, and उनका एरा चल भी रहा है अब देखा जाए तो। अभी कम बैक नहीं कर रहे हैं वो लोग, है ही। आई मीन अजय देवगन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, Yes, yes. अक्षय कुमार इज देयर, दे आर ऑल 90s, Yeah, yeah. एंड 90s की यू आर टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स। नॉट ओनली गर्ल्स, जैसे संजय कपूर नहीं थे काफ़ी दिनों तक, फिर जैसे मनीषा जी नहीं थी काफ़ी दिनों तक, बॉबी देओल नहीं थे, देन मैनी सच एज जो Yeah. काफ़ी दिनों से नहीं दिख रहे थे, दे वर ऑन अ ब्रेक। अचानक See, and I'll tell you something. Actors can't go out of fashion. You are an actor, an artist. राइट तो जितनी कला आप में थी वो तो अब भी है। जी। आप कला से भरपूर हो, बल्कि आप पहले से बेहतर हो। तो आप आउट ऑफ सर्कुलेशन हो गए। मगर अगर आपको आपकी उम्र के रोल मिलते हैं, उस प्रकार के रोल मिलते हैं जहाँ आप हीरो नहीं हो, आप गाने नहीं गा रहे हो, वो रिडिकुलस लगेगा। जो देवानंद के टाइम पे नहीं था, वो हीरो ही बनना था, इसलिए उनका लास्ट फिल्म्स वर नॉट वर्किंग। राइट I think Sanjay Kapoor is the busiest star on the OTT platform. yeah, yeah. Manisha Koirala was always considered a very good actor. Whether it's Manisha, Ravina is there now, Yes. Tabu. करिश्मा is there. But उसी तरह से जैसे हॉलीवुड में होता है, सारे एक्टर्स ऑफ एवरी जनरेशन आर एग्जिस्टिंग। अमिताभ बच्चन इज, इफ यू लुक एट इट, 1969, Yeah, सात हिंदुस्तानी, yeah. 70 गिनो। 70
तो 70s में वो है, शबाना आज़मी है अभी तक, शबाना 80s में श्रीदेवी होती तो ज़रूर होती, राइट। और कौन है 80s में, एंड 90s में हमने बहुत सारे गिन बहुत लिए, हम्म 2000 के भी गिने हैं। मैम ये जो आपने जो दौर देखा है एक सुपरस्टार से दूसरे सुपरस्टार्स को बनते, तो वो पीरियड कैसा था? मतलब उस समय जो सुपरस्टार्स होते हैं उनका किस तरह से चार्म होता था लोगों के बीच, और आज के सुपरस्टार्स क्या उस लेवल को टच कर पाते हैं पॉपुलैरिटी वाइज एनीथिंग? आई थिंक एक तो कंपेयर ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हर दौर का अपना चार्म होता है। राइट। आज के दौर के स्टार्स जितना कमा रहे हैं उतना उस दौर के एक्टर्स नहीं कमाते थे। जो 60s की हीरोइंस थी उनको तो हज़ारों में पैसे मिलते थे, हज़ारों में। अच्छा। फिर 70s की थी उनको लाखों में मिलते थे, लाखों मतलब बहुत लाख नहीं, 7, 8, 9, 10। और 90s की को जरा बड़े लाखों में मिलते थे। अब तो करोड़ों के सिवाय बात नहीं होती है, और 4, 5, 7 करोड़ तो कोई डबल फिगर हो गया उसमें मामूली भी। चीज़ें हैं। देखो, एक तो आप में कुछ तो होना चाहिए तभी आप स्टार बन सकते हो। और मैं जो कुछ की बात कर रही हूँ वो सिर्फ टैलेंट की बात नहीं कर रही हूँ। एक होता है टैलेंटेड स्टार, एक होता है किस्मत का स्टार। मगर कुछ कमाल का है आप में, फिर वो खूबसूरती हो या ऑरा हो या चार्म हो, या आप इतने प्रिविलेज्ड किस्मत है। बिल्कुल राजेंद्र कुमार जुबली स्टार थे, जितेंद्र भी बहुत जी लकी स्टार थे। तो ये शुरुआत होती है, फिर आता है आपका स्वभाव, आप किस तरह से पेश आते हो सबके साथ, आप अपना काम किस तरह से करते हो, आप डिसिप्लिन्ड हो के नहीं हो, आप अपने वर्क को टेकन फॉर ग्रांटेड करते हो। फिर आते हैं चॉइसेस, आप किस तरह से अपने चॉइसेस करते हो, कैसे डायरेक्टर्स के साथ कैसे रोल्स अपने लिए चुनते हो, ये सारी बातें आप पर ज़रूरी है। और राजेश खन्ना का अपना चार्म था, ही वॉज वेरी वेरी रिजर्व्ड एंड वेरी अनप्रेडिक्टेबल। अच्छा। यस और मगर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव। तो मुझे याद है मैं उनको मिलने गई थी और किसी को उन्होंने डांट दिया डबिंग पर, अच्छा। और मैं बहुत घबरा गई। तो मैं वो एक पिलर होता था वहाँ जाके छिप गई। तो उन्होंने जब उनको डांट दिया तो उन्होंने कहा और वो पिलर के पीछे कौन छिपा है? तो मैं जो आधी थी तब ऐसे निकली। तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हो आप यहाँ? तो मैंने कहा कि मैं आपको मिलने आई थी। तो उन्होंने कहा वहाँ छिप के मिलना था। तो मैंने कहा नहीं, आपका ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आगे आती। फिर उन्होंने पूछा कि कौन से शहर से हो या अच्छा। कौन से स्टेट की हो, इस तरह से कुछ पूछा। वो जानना चाहते थे कि मैं कौन सी भाषा घर पे बोलती हूँ। तो मैंने कहा गुजराती। तो उन्होंने कहा तब तो तुम मेरी साली हो गई। अच्छा। तो उस दिन से उन्होंने मुझे साली बना दिया। तो ये वो दौर ऐसा था कि छोटी छोटी बातों पे रिश्ते बन जाते थे, और बहुत ऑफन उनको मिलना होता था हमारा, क्योंकि पत्रिका मंथली निकलती थी। तो समझो 4-5 लड़कियां होती थी, तो हर महीने आपको 3 स्टोरीज करनी होती थी। तो हर महीने आपको 3 लोगों को मिलने के लिए भेजा जाता था, और वो सेट पे हम जाते थे। तो वो सेट पे कोई और मिल जाता था तो हम किसी और का कर लेते थे, फिर से 2 महीने के बाद उनको मिलते थे। तो इतना फ्रीक्वेंटली होता था कि वो हम लोग को अपने दिल की बात भी बताते थे, उनके साथ हम बैठ के बहुत सारा समय बिताते थे। राइट राइट। कि मैम जो स्टार्स होते हैं, जैसे आपने कहा कि वो काफ़ी फ्रिक्वेंट थे, मिलना होता था, तो रिलेशन मेंटेन करने के टाइम कैसा था उनका? क्या वो रिलेशन मेंटेन करते थे आप लोगों के साथ उस पीरियड, वो जो स्टार्स थे? वो
वो स्टार्स भी हमारी तरह अपने करियर्स में ग्रो कर रहे थे। वो स्टार्स भी अपनी आइडेंटिटी को हमारी तरह तराश रहे थे। हम देखो, पुलिस वाला, पुलिस इंस्पेक्टर हवालदार को मिलेगा या वो किसी अपने काम के रिलेटेड लोगों से ही मिल सकता है। राइट। उसी तरह से हम भी हमारे काम के रिलेटेड लोगों को मिलते हैं, और उसी तरह से एक्टर्स भी जिस तरह से डायरेक्टर्स को मिलते हैं उसी तरह से हम लोग को मिलते थे। Right. वो दौर ऐसा था, वो सिचुएशंस, सराउंडिंग्स ऐसी थी कि हम उनको मिलते थे, वो हमको अपना बनाकर चलते थे। हम लोग को ऐसे लगता ही नहीं था कि हम ऐसे पूछते नहीं थे जैसे तुम लोग पूछते हो। बहुत हम लोग को, हमारे जनरेशन को तकलीफ होती है। न्यू जनरेशन जिस तरह से आइडल वर्शिप करते हैं स्टार्स को, और आप लोगों के सवाल भी बहुत ज़्यादा मक्खन वाले होते हैं। हम लोग काम के बारे में बात करते थे, और वो जब किताब बंद हो जाती थी तब अपनी ज़िंदगी की बातें करते थे। बिल्कुल। वो अपने बारे में बताते थे, क्या चल रहा है उनके बॉयफ्रेंड्स के साथ या अपने घर में, और हम भी बताते थे हमारे बॉयफ्रेंड्स के साथ क्या चल रहा है, अच्छा। कि प्रॉब्लम है तो अब क्या करना चाहिए। जैसे रेखा जी यूज्ड टू गिव मी टिप्स अबाउट हाउ टू लुक आफ्टर माई सेल्फ। कुछ रखा नहीं मैंने, ऐसे वो टिप्स फॉलो नहीं किए। Okay. अगर करती तो उनकी तरह लगती शायद। तो दूसरी जो लड़कियां थी ऑफिस में, वो पूछती थी मेकअप कैसे करना चाहिए, तो सब बताती थी। बट आपने डिसाइड कब किया कि आपको अब ऑथर की दुनिया में जाना है, बुक्स लिखने हैं, किताबें और लिखनी हैं? पहले तो जर्नलिस्ट से एडिटर का अपॉर्चुनिटी आई, जी। तो पता नहीं था कि काबिलियत है कि नहीं, मगर कूद गई। और उसके बाद कॉलम्स भी लिख रही थी साथ जी, में। जी। फिर देखो, मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि जो रेस में हिस्सा नहीं लेगा वो कभी हारेगा ही नहीं। जी। तो हारना ठीक है, जो भी अवसर आता है उसको ले लेना चाहिए। तो मुझे याद है कि मैंने तो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग भी की है जी। शबाना आज़मी के लिए। आज़मी की, yes। तो एक बार मैं शबाना जी के सेट पे थी, तो उनके कपड़ों की और उनके बाल की मैं बहुत टिका कर रही थी कि वो गृहिणी का था उसका कोई किरदार। बहुत सारी ग्लास की चूड़ियाँ पहनी थी। तो मैंने कहा कि ज़िंदगी में जो होम मेकर्स होती है ना, वो इतनी ज़्यादा कांच की चूड़ियाँ नहीं पहनती। तो उसने कहा तुम तो गृहिणी हो नहीं, तो तुमको कैसे पता? तो ऐसे नहीं, मुझे पता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कांच की चूड़ियाँ पहनकर आप किचन में काम करो तो छन छन होता है, लगती है आपको। आपके पति के साथ भी आप गड़बड़ होती है, बच्चा को भी आप नहीं उठा सकते हो। तो एक उससे बोला, अच्छा तुमको इतना ज़्यादा सब कपड़ों के बारे में और बाल के बारे में पता है, तो अब मेरी जो आने वाली फिल्म है ना, अच्छा। उसमें मैं एक जर्नलिस्ट बन रही हूँ, तो उसमें तुम मेरे लिए कंसीव करो कि मुझे कैसे कपड़े पहनने चाहिए। ओके। और तो वो फिल्म थी मैं आज़ाद हूँ। तो उसमें मैंने उसको एक खादी कुर्ता और नैरो पैंट्स, लेदर बैग्स और बाल ऐसे थोड़े से खुले करके उस तरह से ऐसे किया। उसके आगे चलकर मैंने मासूम की, कामयाब, आज का एमएलए, इस तरह के कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग। तब मैं एडिटर नहीं थी। अच्छा। तो मैं क्या करती थी कि अपना रोज़ का इंटरव्यूज़ वगैरह लिख रही हूँ, जैसे ही मेरे ये एडिटर कोई मीटिंग के लिए बाहर जाते थे ना, मैं फटाक करके कोई बहाना बना के निकल जाती थी कि मेरे को यहाँ जाना है। जो जो उसका शॉपिंग होता था उस सड़क पे जो मेरे को याद है, वो धड़ाधड़ करके आ जाती थी। और एडिटर के आने के पहले जल्दी से खाना खा के लिखना शुरू कर देती। हम लोग हाथ से लिखते थे ना, हाथ से लिखते थे, फिर वो टाइप करती थी, फिर उसके ब्रोमाइड्स बनते थे, फिर उसको चिपकाया जाता था, फिर उसको उठा के प्रोसेसर के पास लेकर जाते थे, फिर प्रोसेसर उसको प्रिंटिंग के लिए भेजते थे। आज तो एवरीथिंग इज़ डिजिटल। उसके बाद क्या था, बुक्स, ऑथर्स। जो आपकी जर्नी। बट मैम, ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग जब आप करते थे उसके पैसे कितने मिलते थे आपको?
जितने लाख शबाना को मिलते थे, हाँ। समझो 10 लाख, ठीक है। तो मुझे 10,000 मिलते थे। ओके। ओके, उसमें उसके सारे कॉस्ट्यूम करने होते थे। और मुझे याद है कि पहली बार जब मुझे एडवांस दिया उसने, साउथ का प्रोड्यूसर था, मेरे घर के पास ही रहता था, मैं माटुंगा में रहती थी, तो उसका प्रोडक्शन मैन मेरे घर पे आया पैसे देने के लिए। तो मेरी माँ ने कहा कि पहले खिड़कियाँ बंद करो, दरवाजे बंद करो, फिर कबाड़ खोल के अंदर डाल दो, क्योंकि हम लोग ने इतने पैसे साथ में देखे ही नहीं थे। और हो जाता था, पर आता नहीं था, करके आ जाती थी। फिर देखो, हर काम जब आप शुरू करते हो ना, उसका ग्रामर अलग होता है और आपको घबराहट होती ही है। आज तक मेरे को लिखने में घबराहट होती है। आज तक मुझे लगता है कि ये मैं लिख पाऊंगी कि नहीं। हर पिक्चर मैं देखती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि इसका रिव्यू लिखना तो बहुत मुश्किल है। और हर बार मैं लिखती हूँ, मैं बोलती हूँ सरस्वती इस बार तो नहीं होने वाला है। तो हर बार जब मेरा रेडियो का इंजीनियर मुझे फ़ोन करके बोलता है कि मैडम इस बार बहुत अच्छा था, मैं दिल में बोलती हूँ अरे तू क्या जाने कि कैसे पहाड़ चढ़ती हूँ मैं। तो वो सारे कपड़ों को जिस तरह से एक बैग में डाल के एक लिस्ट बना के भेजा जाता था, वो सब एक क्रिया थी। और उसी तरह से जब मैंने पहली किताब लिखी जो अमिताभ बच्चन पर थी, मैं उसके पहले तो ऑथर थी नहीं। इतनी ज़्यादा इंटरव्यूज़ किए थे क्योंकि उन्होंने 15-18 साल बात नहीं की थी जर्नलिस्ट से, और हम लोगों ने भी उनके साथ 18 साल। आप सोचो कि जब मैं, अभी आमिर खान था ना, केबीसी पर आया था, तो उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा बच्चा था तब सुपरस्टार कौन थे, तो ऑडियंस ने कहा कि अमिताभ बच्चन। फिर उन्होंने कहा जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो सुपरस्टार कौन था, तो ऑडियंस ने कहा अमिताभ बच्चन। उन्होंने कहा आज जब मैं बूढ़ा होने जा रहा हूँ तो अमिताभ सुपरस्टार कौन है, तो सब ने कहा अमिताभ बच्चन। तो उसी तरह से मैं जब स्ट्रगलिंग जर्नलिस्ट थी, नई जर्नलिस्ट थी, तो मुझे पूछा जाता था कि किसका इंटरव्यू किया है, तो पहला सवाल यही होता था कि अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू किया है। तो मैं बोलती थी नहीं, क्योंकि वो बात नहीं करते थे। तो व्हेन आई वाज अ न्यू रिपोर्टर, अमिताभ बच्चन वाज अ सुपरस्टार। व्हेन आई was an established journalist, Amitabh Bachchan was a superstar. When I became an editor, Amitabh Bachchan was a superstar. I finished my tenure as an editor, Amitabh Bachchan is an superstar. तो 18 साल उन्होंने बात नहीं की थी जी। तो इतना मिलना जुलना होता था, इतना ज़्यादा मिलना जुलना होता था, और इंटरव्यूज़ होते थे कि वो सब इतना मेरे पास कंटेंट थी कि उसकी मैंने किताब लिख ली। और भगवान की कृपा से बहुत अच्छी गई। और एक किताब जब आप लिख लो तो शेर को खून लग जाता है। तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं जो भी काम कर रही हूँ, फिर वो नृत्य हो या मेरा NGO के साथ जुड़ना हो या मेरा रेगुलर रिव्यूज़ या रेडियो हो, मैं हर साल एक किताब तो लिखूँगी। तो हर साल एक होता है जो सिर्फ ऑथर होता है, तो वो ऑथर ही रहता है। और एक होता है जो मेरी तरह अपना रेगुलर काम करते हैं और साल में एक किताब लिखते हैं। तो आपको परवाह नहीं है, क्योंकि आपका गुजारा तो आराम से चल ही रहा है रोज़ के काम से। एंड प्लस आपको एक नशे की वजह से आप एक किताब लिख रहे हो, तो वो भी लिखा। मैम, जब आपकी पहली किताब आई, वो भी बच्चन सर के लिए, तो क्या उनकी तरफ से कोई फीडबैक था आपको? क्यों फर्स्ट बुक थी, कैसा लगा उन्हें? और उसके बाद फिर आपको लगा नहीं अब तो ये कंटिन्यू कर सकते हैं हम, पहला उनका क्या फीडबैक था? देखो, ज़्यादातर काम मुझे अपने आप करना पड़ा, क्योंकि उनका इंटरव्यूज़ तो मैंने रेगुलर इंटरव्यूज़ के दौरान ही कर लिए थे। तो इट वाज एन आइसोलेशन। मगर व्हेन उनको सब दिखाया था, उनके पास लेकर गई थी, उनको पढ़ने के लिए दिया था, और वो फीडबैक नहीं देते हैं। अच्छा। उनकी वो सिर्फ ऐसे
और जब किताब भी रेडी हो जाती है, उसके बाद मैंने जो 2 और किताब की, तो हर बार मैं उनको किताब देने जाती हूँ। पहले परमिशन लेती हूँ कि मैं ये कर रही हूँ, और उसके बाद जब किताब रेडी हो जाती है तो किताब देने जाती हूँ। तो किताब हाथ में लेते हैं, देखते हैं, फिर मेरे सामने देखते हैं वो लंबी देर तक, फिर से किताब को देखेंगे और रख देंगे। अच्छा, ओके। तो लोग मुझे पूछते क्या कहा, व्हाट इज़ द फीडबैक। ऐसे ना मैं पूछती हूँ ना वो जवाब देते हैं। इट इज़ ओके, ये हमारा साइलेंट फिल्म चल रहा है, चलता है। उन्होंने कभी किसी चीज़ में मुझे फीडबैक नहीं दिया है। क्योंकि आप सवाना आज़मी की कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी रही हैं। अभी रिसेंटली एंग्री यंग मैन में भी मैंने आपको देखा था। सलीम जावेद का जज्बा जो था उस वक्त, वो कैसा था उस वक्त, वो आपसे जानना चाहेंगे। बहुत पावरफुल थे, मगर बहुत हंसमुख थे, बहुत विट्टी थे, और उनके साथ समय बिताना मतलब आप में भी बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, नहीं तो आप टिक नहीं सकते हो। अच्छा। और मेरे में सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल नहीं था। तो मेरी और जावेद साहब की तो बिगनिंग में लड़ाई हो गई थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था इन लोग को, उनकी फिल्में देखना अच्छा लगता था, उनके किरदारों को मैं पसंद करती थी, पर्टिकुलरली ऑल अमिताभ बच्चन कैरेक्टर्स, विजय, राइट, मिली उनकी नहीं है, जो भी डॉन शॉन, शोले। तो वो लोग साथ में लिखते थे, हॉलिडे इन में बहुत समय बिताते थे। तो हम लोग क्या होता था, हमारे जो एडिटर होते थे वो हमारे लिए महीने में एक बार गाड़ी मंगाते थे, और मैं, मेरी कलीग, फोटोग्राफर के साथ, ड्राइवर के साथ ऑफिस से निकलते थे, और रास्ते में जितने डबिंग स्टूडियोज़, किसी का घर, सबके यहाँ जाते जाते हम पूरा दिन जाते थे, फ़ोटो भी निकालते थे। अच्छा। और फिर वो हमारा पूरा महीने का मसाला हो जाता था। परमिशन एंड ऑल किसी की ज़रूरत कुछ नहीं, मतलब घर पे कम जाते थे, स्टूडियोज़ वगैरह में सब स्टूडियोज़ जगह पे। वगैरह की, ओके। तो जैसे हम लोग को पता होता था कि सलीम जावेद हॉलिडे इन में लिखते हैं, तो हॉलिडे इन हम लोग पहुंच जाते थे, और फिर फ़ोन करते थे उनके कमरे में कि हम लोग पहले से बोल देते थे कि हम लोग शायद यहाँ आने वाले हैं। तो वो कहते थे कि शाम को चाय पे आ जाना। फिर उन दोनों के साथ हम लोगों ने 1-2 बार चाय पी है ऐसे, तो चाय भी मिलती थी और जोक्स भी मिलते थे, बहुत सारी बातें भी होती थी। मैम, इस पीरियड में कभी ऐसा कुछ रहा कि आपके साथ कि स्टार्स के साथ रिलेशन है, मुझे ये स्टोरी पता है पर रिलेशन है तो जाने देते हैं, क्या कभी ऐसा कोई फेज़ आया आपके पास? देखो, ऐसे सवालों का जवाब देना मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही पर्सनल और मॉरल डिसीशंस होते हैं। किसी के बारे में कुछ पता है, सबके बारे में सब पता होता था, आज भी है। कहाँ ज़बान बंद रखनी है, कहाँ कान खुले रखने हैं, ये जर्नलिस्ट का काम है। कुछ भी हो जाए, बोलना सच ही है, या तो ना बोलो या तो सच बोलो। बिल्कुल। मैं ऐसा मानती हूँ कि आप किसी को कोई भी सवाल कर सकते हो, फ़र्क इतना है कि आप किस तरह से सवाल करते हो। राइट। मैं कहती हूँ मुझे भी कोई भी सवाल कर सकता है, मगर आप मेरे बाप बनकर सवाल मत करो। बिल्कुल। मैं तय करूँगी कि मैं किससे बात करूँगी। तो ये दुविधा ज़्यादातर जब आप एडिटर नहीं हो तब आती है। राइट। कि आपने कुछ देखा है, जो आपकी दोस्त है उसके साथ कुछ हुआ है, और आपकी एडिटर को पता चलेगा और उसको मालूम है कि आपका रिश्ता उनके साथ अच्छा है, जी, तो आप किस तरह से हैंडल करोगे। बिल्कुल। मगर आप खुद एडिटर हो तो आसान है, क्योंकि आपको मालूम है कि क्या है और आपको मालूम है क्या डालना है। और मैं कभी गॉसिप जर्नलिस्ट नहीं रही हूँ, मैं कभी कोई गॉसिप मैगज़ीन के साथ एसोसिएटेड नहीं रही हूँ, मैंने कभी कोई गॉसिप स्टोरीज़ नहीं की है, और मुझे इस बात का बहुत गर्व है, और ना मैं कभी करूँगी। मैं ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज़ करती हूँ, मैं फीचर्स करती हूँ,
और मुझे अगर इस तरह की स्टोरीज़ कोई करने के लिए बोले तो भी मैं नहीं करूँगी। बट मैम क्या फ़र्क देखती हैं आप तब के जर्नलिज्म में और आज के जर्नलिज्म में? नहीं, हमारे टाइम पे भी था गॉसिप, ऐसा नहीं है। गॉसिप जर्नल्स भी थे, गॉसिप जर्नलिस्ट भी थे। जी। आई थिंक अभी इट इज़ कम्प्लीटली रैंडम। और पहले क्या था कि आप किताब मैगज़ीन खरीदो तो आपको पता चलता था कि ये सारी चीज़ें, नहीं तो आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है। अभी तो आप सोशल मीडिया पे जाओ ना जाओ, हर जगह पे है, व्हाट्सएप पे है, Right. ईमेल में है, कहीं भी है। और इतना ज़्यादा है कि सब कुछ झूठ लगता है। तो एक तरह से सब सेफ भी है, क्योंकि कोई आपके बारे में कुछ भी बोल सकता है। क्या बोलते हैं, मीम्स बनते हैं। राइट। और चाहे उधर आप से आंसू जा रहा है, इधर से मारा हुआ लग रहा है। मैंने तो कुछ, मैं आमतौर पे आई डोंट गो ऑन द यूट्यूब, ओके। आई डोंट नो टू, आई डोंट सर्फ, आई नेवर सर्फ ऑन एनीथिंग। तो मैं खुद अपना जो डालना है वो डाल देती हूँ और बजाय दूसरी दुनिया भाड़ में। मतलब कैसे देखती हैं आप सोशल मीडिया को? मतलब सोशल मीडिया पे तो देयर आर ऑल द एक्टर्स टुडे। नो, या सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं है कि मैं कोई मंदिर से निकली हूँ। जी। सोशल मीडिया पे मेरा इंस्टाग्राम में जो डालना है डालती हूँ, तब देखना ही पड़ता है ना पूरा स्क्रॉल करके कितना है। बट ऐसे जो लोग सर्च करते हैं ना कि ये इशू पर कौन क्या बोला, ये वो। मैम, जर्नलिज्म जो है वो चेंज हुआ, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी चेंज हुई, सारी चीज़ें चेंज हुई, और एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में काफ़ी चेंज हुआ। जैसे आपने बताया कि आप डायरेक्टली स्टार्स के साथ करना, आज पीआर आ गए, मैनेजर आ गए, उनकी लंबी चौड़ी टीम आ गई। तो इस बदलाव को आप कैसे देखते हो? ये क्या इस वक्त में सही जर्नलिज्म चल रहा है, आपको लगता है? जर्नलिज्म इस तरह का कब का बंद हो गया है, ख़त्म हो गया है, क्योंकि मीडिया न्यूज़ या ऐसे कुछ जो वो लोग, जो मतलब मैं या आप अपने बारे में छपवाना चाहते हैं, वो पैसा देकर अखबारों में छपवा रहा है। देखो, आप दो चीज़ मिक्स कर रहे हो। आप कह रहे हो कि एक्टर्स के साथ इतने मैनेजर्स, इतने असिस्टेंट्स, तो जर्नलिज्म है क्या? अभी यहाँ के एक्टर्स भी हॉलीवुड एक्टर्स की तरह, दे आर ओनली टॉकिंग टू यू व्हेन their film is getting released. Right. And you are supposed to ask questions only pertaining to their movies. राइट। एक तरह से अच्छा है कि गंदगी साफ हो जाती है, कुछ इसमें गंदगी आ ही नहीं सकती है। और जर्नलिज्म इसमें भी अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, और कर भी रहे हैं लोग। मगर वो जो 10 मिनट का मैगी नूडल हो गया है कि 10 मिनट में आपका टाइम ख़त्म हो गया, अभी दूसरा वाला, अभी दूसरे ठेले पे पाव भाजी, अब चौथे पे। राइट। तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता था। मैम, आपके उस, या इससे कह लें कि अभी 15-20 साल पहले तक भी जो न्यूज़ होती थी वो रिलेटेड होती थी। आज के सोशल मीडिया के दौर में वो ऐसा लगता नहीं है कि कोई न्यूज़ आ रही है, या तो ये पीआर के थ्रू बनाई जाती हैं या उतनी ही दी जाती है जितनी ज़रूरत है। वो जो एक खोजी पत्रकारिता जैसा था कि इनसाइड आते थे, वो सब आने बंद हो गए हैं। ये सारी चीज़ें कब की बंद हो गई हैं? अभी अगर कोई यंग जनरेशन कहे कि इफ़ आई वांट टू बी अ जर्नलिस्ट, आई टेल फॉरगेट अबाउट इट, इट्स नॉट द टाइम, गो इनटू एडवर्टाइजिंग। I think the journalism stopped in my generation, ओके। or a little later. I definitely think I think, see, there can't be a yes or a no for everything. There is always a middle path for somebody who wants to do in a different way. Of course, there was MediaNet. Of course, there is no investigative journalism, and yet there is. यस। And yet there is. Mediums कितने हो गए हैं?
पहले खाली प्रिंट था, राइट, फिर इलेक्ट्रॉनिक आया, उसके बाद एक दौर था जब पोर्टल्स आए, रेडियोज आए, तो सारे लोगों ने मैगजीन छोड़कर पोर्टल्स ज्वाइन कर दिए। राइट, उसके पोर्टल्स के बाद रेडियोज आ गए, रेडियोस केम, या द बिग एफएम्स एंड ऑल दैट, रेडियोस Right, केम, right. द उसके बाद डिजिटल मीडिया, अभी सोशल मीडिया। सोशल मीडिया। तो आज प्रेस शो होता है एक मल्टीप्लेक्स में, लॉट्स ऑफ पीपल से कि मैम आप जिस फिल्म को 2 स्टार देते हो लोग उसको 4 स्टार दे रहे। तो मैंने कहा कि जर्नलिस्ट्स और क्रिटिक्स भी 16 साल से 60 प्लस का है, राइट, तो सब अपनी सेंसिबिलिटी के हिसाब से पिक्चर देख रहे हैं। और 16 साल की जो क्रिटिक है, सबसे पहले तो उसको बनाना ही नहीं चाहिए 16 साल या 20 साल की। देयर इज़ अ टाइम फॉर यू व्हेन यू कैन डू व्हाट। ओके, सही कह रहे हैं। एब्सोल्युटली। बट मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, व्हेन यू वर अवॉर्डेड विद पद्मश्री, हाउ वाज योर रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन? ये कहानी मैंने इतनी बार दोहराई है, मगर एक बार और दोहरा देती हूँ। जो मुझे ऐसे लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है पद्मश्री के लिए। मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं किया था, मुझे कुछ नहीं मालूम। और उस हफ्ते इट वाज अ फ्राइडे एंड 2 फिल्में रिलीज़ हो रही थी, शाहरुख खान की रईस और ऋतिक रोशन की काबिल। तो जैसे हर फ्राइडे को मैं लास्ट टचेस दे रही हूँ अपने रिव्यू का, ऑडियो रिव्यू करके मैंने अपने बिग एफएम ऑफिस में भेज दिया था, और वीडियो का मैं वो देखकर ईमेल कर रही थी। तो लास्ट टचेस दे रही थी, तब मैं किसी से बात करना नहीं पसंद करती हूँ। कोई फ़ोन किए जा रहा है, मैं नहीं उठा रही हूँ, तो भी वो किए जा रहा है, और मैं अपने दिल से कह रही हूँ कि कितना बेदर्द है, मैं नहीं उठा रही हूँ तो थोड़ी देर के लिए मुझे छोड़ दो ना। तो मैंने बहुत इरिटेट होके फ़ोन उठाया और कहा यस। तो ऐसा मेरा यस था कि कोई भी डर जाता। तो उन्होंने कहा भावना जी बोल रही है? तो मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा आप भावना समाया हो? तो मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा कि हम दिल्ली से बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा हम INB से बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम आपको पद्मश्री दे रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा आप भावना समाया ही हैं। तो मेरे को लगा कि अब कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो मैं तब तक टाइप ही किए जा रही थी while talking to him. I was, because it was late, my office was waiting. So I stopped on the keyboard. I think डिज़र्व करना तो बोलना ही नहीं चाहिए कभी, हमेशा ग्रैटिट्यूड ही रखना चाहिए। एक बहुत खूबसूरत बात है जो जिससे हम शायद ख़त्म करेंगे इस बात को। ये किस्सा सुना हुआ है, मेरा आप बीती नहीं है। लता मंगेशकर जब बहुत छोटी थी, नई नई आई थी और अपनी खूबसूरत आवाज़ में गा रही थी, तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही थी। जहाँ भी वो जाती थी तो लोग बहुत 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 उसको सराहते थे। तो कहते थे बहुत अच्छा गाती हो, बहुत अच्छा गाती थी। तो वो हमेशा शर्मा के कहती थी नहीं नहीं कुछ नहीं ऐसे। तो एक बार इसी तरह से उनकी कोई तारीफ़ कर रहे थे और वो ऐसे शर्मा रही थी और ना कर रही थी। तो बेगम अख्तर उनको देख रही थी। तो बेगम अख्तर ने लता मंगेशकर से कहा कि ऐसे ना नहीं करते, जब कभी भी कोई आपके काम की तारीफ़ करे तो कहो कि अल्लाह का शुक्र है। तो देखना, हमेशा लता जी ने अपने हर बार उनको जब किसी ने पूजा है तो हमेशा कहा है भगवान का शुक्र है, या अपने इस लफ्ज़ों में जो भी है जी। तो हम जब भी शो बिज़नेस की बात करते हैं, एक्टर्स की बात करते हैं, तो आपकी जनरेशन हो या आपसे छोटे हो, आप लोग सब ना एक ही लेंस में अटक जाते हो। अमिताभ बच्चन का ये हुआ, इसका क्या था, वो था। इन लोग से बहुत कुछ सीखा है, सारे एक्टर्स से, सारी फिल्म फ्रेटर्निटी से। उनको देखकर उनका व्यवहार
उनका पब्लिक पर्सोना, कंसिस्टेंसी, आप किस तरह से अपनी वाणी रखते हो, बात करते हो, आपको अपने आप पर हमेशा काम करना है, अपने आप का एक बेटर वर्जन बनाना है, और जितना आप अपने आप पर काम करोगे उतना आप खिलकर आओगे। और ये सारे आर्टिस्ट्स बहुत ही खूबसूरत और सेंसिटिव, टैलेंटेड हैं। अगर आप टैलेंटेड, सेंसिटिव नहीं हो तो आप यहाँ हो ही नहीं। और सिर्फ बड़े पर्दे पर नहीं, छोटी छोटी बातों में कितनी सारी यादें हैं, कितनी सारी बातें हैं, कितनी सारी लेसन्स ऑफ लाइफ है जो इनसे सीखे हैं। जैसे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग में एक फिल्म के बाद दूसरी फिल्म के बाद, इट्स नॉट जस्ट अ कैरेक्टर एंड अ रोल। हम जब बात करते हैं कि शबाना आज़मी इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, वो हर सीन के लिए जो अलग साड़ी मुझे उनके लिए ख़रीदनी होती थी, वो समझाती थी कि ये सीन में मैं बहुत उदास हूँ, डल कलर की साड़ी लेना। तो ग्रे, ब्राउन, फिर फैब्रिक, किस तरह से ये फैब्रिक है। आप आम जिंदगी में कुछ भी पहन लो, मगर जो स्क्रीन पे फैब्रिक का एक अलग खेल होता है, वो जब आपके बदन पर पड़ता है वो किस तरह से पड़ेगा, और जब कैमरा उसे कैप्चर करेगा तो उसमें कितनी शीन, लाइट, जैसे जगमग है किस तरह का, और फिर कैसे कुछ सीन्स में आप और चीज़ों से उसको उभार सकते हो। तो ये बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं शुक्रगुजार हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी हूँ, मेरे माता पिता, मेरे भगवान और मेरी परवरिश, मेरी शिक्षा से तो है ही, मगर बहुत कुछ मुझे सारे जो एक्टर्स से मैंने दोस्ती बनाई है, उन्होंने जो सिखाया है, उससे भी बहुत हुआ है। जैसे एक बार याद है, मुझे अमिताभ बच्चन से मिलना था, तो 6 बजे की अपॉइंटमेंट थी। तो 6 बजे मैं उनके गेट के बाहर थी, अपनी गाड़ी से उतर रही थी, और उनका फ़ोन आया कि भावना 6 बजे का अपॉइंटमेंट था ना। तो मैंने कहा अमित जी मैं गेट पे हूँ, और कुछ नहीं कहा उन्होंने, मगर मैंने दिमाग में एक बात बना ली, गांठ बांध ली कि 6 मतलब मैं 6 गेट पे नहीं हो सकती हूँ, मुझे 5:45 को गेट पे होना चाहिए। मुझे, क्योंकि वो सिक्योरिटी से पास करके उनके कमरे तक मैं पहुँचूँ तब तक 6 बज जाएंगे, और 6 से पहले पहुँचूँ तो मेरा ही अच्छा है ना। राइट। मैम आप बुक लिख रही हैं, आपके आखिरी अभी जो आखिरी नहीं, सॉरी 19 बुक आने है वाला जो 20th, हाँ। 20th है। yes। तो वो बुक के बारे में अगर आप थोड़े से ग्लिम्स दे सके कि क्या है होने जा रहा है, अगर थोड़ा स्कोप। ये मैं मेरे माता पिता की जर्नी पे लिख रही हूँ। ओके। वो कराची में थे और वहीं पे पैदा हुए, और फिर माइग्रेशन जब 1947 में वो वहाँ से निकले, और फिर कुछ दशक के बाद जब मैं पैदा हुई, और फिर मेरी जर्नी उनके साथ। ओके। तो ये हमारे परिवार की कहानी होगी। ओके। हमारे भाई बहन और ज़्यादातर मेरे माता पिता की जर्नी। तो शायद सबको इसमें रस ना हो, मगर मैं एज एन ऑथर सिर्फ फिल्म किताब नहीं लिखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने 20 किताब में से ज़्यादातर फिल्म किताबें हैं। 2 किताब भगवान कृष्ण पर लिखी है, और कुछ किताब जैसे गर्भ संस्कार, और अब भूल भी जाती हूँ क्या क्या लिखा है। तो इस तरह से ये
kind of like my parents' love story. ओके बट कोई इंसिडेंट या मोमेंट जिसने इंस्पायर किया हो आपको ये किताब लिखने के लिए? नहीं, मैंने अपने माता पिता के दोनों गुज़र गए हैं और दोनों के 100 साल तो हो गए हैं कब से, मगर मैंने एक दिन सोचा कि उनके 100 साल साथ में मैं सेलिब्रेट करूँगी। जी। तो मैंने 100 लोगों को ही इनवाइट किया था और उनके 100 साल का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया था, एक छोटी फिल्म भी बनाई थी। जी। तो तब मुझे सब ने कहा कि डॉक्यूमेंट करना चाहिए, तो मैंने सोचा कि करूँगी जब समय आएगा तब। बिल्कुल आसान नहीं था, बहुत ही मुश्किल था, मगर देखते हैं कैसे जाता है। हाँ, 2 किताब लॉर्ड कृष्णा पर और 2 किताब प्राइम मिनिस्टर के हाँ किताब आपने का ट्रांसलेशन translation किया का, है। राइट right. राइट। तो जैसे मैंने कहा कि हर अवसर जो आता है ले लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, वो तो है ही कर पाऊंगी कि नहीं। सो माई मंत्रा टू माई सेल्फ एंड मोटो इज़ कि आई विल गिव माई बेस्ट शॉट। वाह, क्रेजी। बस ऐसा याद है जब बॉलीवुड पार्टीज़ पहले बहुत इंटरेस्टिंग होती थी मैम, तब कैसा होता था? और अब मतलब जनरली जब इनवाइट्स आते हैं या हमें या किसी को, तो मतलब इंटरेक्शन नहीं होता उतना हमारा, बट पहले अभी तो कैसा ऐसे होता था? सर्कस जैसा है ना, जी। तुम लोग सब झुंड में जाते हो, झुंड में इंटरव्यू करते हो और झुंड में उनसे बातें करते हो, ऐसे नहीं होता था। जी। बहुत जब यंग थी तब तो मैं पार्टीज में नहीं जाती थी। जी। धीरे धीरे जैसे अपना पोजीशन बेहतर होता जाता है तो आपको समझ में आती है बात और आपको लगता है कि यू विल बी एबल टू हैंडल इट। तो जैसे देव साहब वगैरह वो लोग खुद फ़ोन करके इनवाइट करते थे और he would ring up personally and say, "Hi, Bhavna, I'm Dev Anand, and I look forward to seeing you at the party and all." और हम जाते थे और देव साहब से बातें होती थी क्योंकि झुंड नहीं होता था, हाँ। लोग नहीं थे, कम थे। कम अटेंडेड पार्टीज होती थी। मैम मुझे पता नहीं ये सवाल आप कैसे लेंगे, बट एक क्लेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि आप जया जी की अच्छी दोस्त हैं और सोशल मीडिया पे आजकल देखते हैं मीम्स, जैसे आपने कहा कि दौर है, तो उनके कई इंसिडेंट हैं जहाँ पे वो थोड़ा सा नाराज़ हो जाती हैं तो लोग उसका काफ़ी मजाक बनाते। रियल लाइफ में मैम आपसे जानते हैं कि एक क्लैरिटी के तौर पर भी, जो अगर ये पॉडकास्ट देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि वो एक्चुअली में कैसे, क्या सचमुच वो नाराज़ होती हैं या वो गलत देखती है, व्यवहार देखती है उस पर होती हैं, या उनका बर्ताव, या वो नॉर्मल है ऐसे। तो ये मैं बस एक अगर आप बताना चाहें तो। सब नॉर्मल ही होते हैं और सब अच्छी तरह से ही बात करते हैं। शी इज़ वेरी वार्म एंड वेरी नाइस और बहुत सेंसिटिव है। तो एक बार तो जहाँ वो कैमरा उनके आंखों में फ्लैश हो रहा था, राइट आप थी। तो मैंने खुद देखा था, वो फोटोग्राफर की ही गलती थी। राइट। अभी आप अगर रिएक्ट कर दो और वो इस तरह के आउट ऑफ ब्लोइंग इट आउट ऑफ प्रपोर्शन कर दे तो किसी के कंट्रोल में नहीं रहती है ना बात। बिल्कुल। और ये एक खेल बन गया है अब मीडिया के लिए। मीडिया भी खेल खेलती है उर्फी के साथ या किसी के साथ भी। मतलब नहीं, बस मुझे इतना ही बोलना है। अच्छा। वो जो पापराजी होती है, Okay. आप नहीं, सफ़ेद बाल ऐसे ही नहीं हुए मेरे, रंग के नहीं बट यू आई। एंजॉयड योर पीरियड मैम। ऑफ कोर्स, पता ही नहीं चला। लर्निंग्स और लेसन्स क्या थे मैम? बट बहुत सारे। मुझे याद है कि एक फिल्म देख रही थी मैं अजंता आर्ट्स में, जो संजय दत्त का स्टूडियो होता था जी। पाली हिल में। मुझे बहुत बोर लग रहा था पिक्चर, बहुत यंग थी मैं, और मैं धीरे से, वो मेरी कलीग के कान में कह रही थी कि अभी मैं तो बहुत बोर हो रही हूँ, मैं तो निकल जाऊँगी इंटरवल में। जब मैं इंटरव्यू में उठ रही थी ना, तो मैंने पीछे देखा तो नरगिस जी बैठी हुई थी। वाह।
तो मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि मैंने कुछ गलत बोला है। मुझे याद ही नहीं है कि इतने स्टूपिड हो आप कि आपको कुछ पता ही नहीं है। जी। तो उन्होंने मुझे ऐसे बुलाया और नाम पूछा। फिर उन्होंने कहा कि कितनी भी फिल्म बुरी क्यों ना हो, आप उठ के नहीं जा सकते हो, क्योंकि आप फिल्म मेकर को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। अमिताभ बच्चन से तो बहुत कुछ सीखा। खास तौर पे हिज पब्लिक पर्सोना, you know how he behaves. You cannot fault him in his interactions. राजेश खन्ना से क्या सीखा? हेमा मालिनी, राइट, उन पर भी मैंने किताब की बुक है। लिखी हुई है आपने। और मैम डांसर भी बहुत अच्छी हैं। और हेमा जी से क्या सी? हेमा मालिनी भी बहुत करेजियस है। अच्छा, जितनी अपॉर्चुनिटीज़, जितने चैलेंजेस उनको आते हैं, वो निडर है, वो आगे बढ़कर कर लेती है सब कुछ। जया जी की आप बात कर रहे थे ना, मुझे जया जी की बात ये बहुत अच्छी लगती है कि जया जी इज़ हर ओन पर्सन। तो जब अमिताभ बच्चन मीडिया से बात नहीं कर रहे थे ना, तब वो दौर में बहुत सारे जगहों पे मेरा उनका मिलना जुलना हो जाता था। जैसे स्मिता पाटिल जब अस्पताल में थी, या पृथ्वी थिएटर में, या एयरपोर्ट पर, या पुकार की शूटिंग में मैं गई थी। उनका व्यवहार इंडिविजुअल है। उनके पति का क्या बैन है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको आप अच्छे लगते हो, वो आपके साथ अच्छी तरह से बात करेगी। उसको याद भी नहीं है कि उनका आप जर्नलिस्ट हो या कुछ भी हो। तो ये बहुत बात है उसमें। और तब से अब तक ऐसा ही है मेरे साथ। और कौन है, सबको याद करना पड़ता है। इट वॉज नॉट जस्ट द टॉप स्टार्स, इट वॉज एवरीबडी। जरीना वहाब थी, रीटा भादुरी थी उस वक्त, पूरे FTI के चक्कर थे। राज किरण करके एक लड़का होता था, महेश भट्ट, डायरेक्टर से भी, ऋषि कपूर, माय गॉड, नीतू सिंह के साथ तो इतना टाइम बिताया है। राइट मैम, नीतू सिंह के साथ आपकी वो ऋषि सर के साथ Friendship इंटरव्यू भी अच्छी हमने आप देखा था, उसमें आप उनको आई थिंक सड़ू आप सड़ू करके बोलती थी, मतलब ये नहीं, वो तो वो जब नहीं होते थे तब नीतू और मैं उनको पीछे से सड़ू बोलते थे। तो पहले ऋषि कपूर मुझे पसंद नहीं करते थे। अच्छा। क्योंकि मैं नीतू की दोस्त थी और नीतू उनको धमकाया करती थी जब वो आउटडोर शूटिंग के लिए जाती थी कि मेरी दोस्त पीछे से तुम पर नज़र रखेगी। अच्छा, तो उसकी वजह से वो बोलते थे कि ये मेरे पर क्यों नज़र रखेगी। मगर बाद में वो सब बातें थी। राइट राइट राइट। ऋषि कपूर वेंट एंड शशि कपूर आई यूज्ड टू जस्ट लव। इतने गुड लुकिंग थे, तोबा तोबा तोबा। हम सारी लड़कियां उन पर मरती थी। और जावेद अख्तर तो मुझे बहुत चिढ़ाते थे। तो वो बोलते थे कि आपको तो हर महीने बहाना चाहिए शशि कपूर से इंटरव्यू करने का। तो मुझे मिलते थे तो बोलते थे कि लोग एक एक्टर को एक साल में इंटरव्यू करते हैं, भावना शशि कपूर को हर महीने इंटरव्यू करती है। और दे वर सो अकोमोडेटिंग सारे एक्टर्स। राइट। क्योंकि हम लोग भी कॉलेज से जाते थे। तो एक बार मुझे याद है शशि जी ने मुझे कुछ 2 बजे बुलाया था लंच ब्रेक में, और मेरा कॉलेज का कुछ असाइनमेंट था, तो मैं तो 3:30 बजे पहुंची। राइट। तो उन्होंने कहा 2 बजे बुलाया था ना, तो मैंने कहा 2 बजे बुलाया था, मुझे लगा 4 बजे बुलाया था, मुझे मालूम था। तो उन्होंने कहा झूठ भी बोलती हो। तो मैंने कहा मेरा कॉलेज असाइनमेंट था। तो उन्होंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। वाह, नाइस। मैम कपूर, आप लोगों को छोड़ना नहीं है मुझे। मैम इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने मिल रही हैं, नॉर्मली नहीं मिलती है, और इतने तरीके से मतलब प्योर ब्रीफ के साथ आप बता रही है, तो ये ऐसा हमें नहीं, अभी ज़्यादा लेंगे ना तो डायबिटीज़ हो जाएगा।
नहीं, ये फैक्ट्स है मैम। चलो अभी बंद कर देते। अच्छा, एक चलो अब लास्ट करके एक फिर बंद करते हैं। रणबीर कपूर पे मैम आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। रणबीर कपूर पैदा हुआ तब मैं अस्पताल गई थी नीतू को देखने के लिए। उसके बाद रणबीर कपूर बड़ा होने लगा। ही वॉज एज गुड लुकिंग एज अ चाइल्ड जैसे आज तुम लोग तैमूर के पीछे पागल हो। रहा हम लोग को भी लगता था कि रणबीर इज़ टू ब्यूटीफुल, बट हम लोग इस तरह से कैमरा के साथ तो नहीं जाते थे, वो दौर ही नहीं था ऐसा। उसके बाद रणबीर बहुत ज़्यादा नॉटी था, और मैं जब भी नीतू से मिलने जाती थी तो वो कहीं पीछे ऐसे बैठा हुआ रहता था और हमारी बातें सुनता रहता था। और फिर मैंने जब अपनी दूसरी किताब लिखी थी सलाम बॉलीवुड, उसमें नीतू चिंटू की बहुत ज़्यादा बातें हैं। तो जब वो किताब नीतू को मैंने भेजी थी तो नीतू यूज्ड टू टेल मी कि पता नहीं रणबीर को क्या इसमें मिल रहा है, क्योंकि आई थिंक इट वाज ऑल अबाउट हिज पेरेंट्स रोमांस टाइम विच ही डिडंट नो, एंड ही वाज आई थिंक स्टिल इन स्कूल और समथिंग। बोल रहे जब देखो मैं तब वो किताब मेरे रूम से गायब है, वो जाके पढ़ता रहता है। उसके बाद रणबीर को मैंने देखा, उनके घर पे गणपति आते थे जब बच्चे थे वो, तब मैं जाती थी। बड़े हो गए तब भी मैं गणपति के लिए जाती थी। फिर सावरिया की शूटिंग पे नहीं, ब्लैक की शूटिंग में आई थिंक ही वाज असिस्टिंग, तो ही यूज्ड टू बी ऑन द सेट्स, एंड देन ही वाज लॉन्च्ड इन सावरिया। एंड आई रिमेंबर कि जब वो ट्रेलर लॉन्च था, ऑल ऑफ देम वर देयर। बहुत ही ग्रैंड मदर वाज आल्सो देयर। कृष्णा जी को थोड़ा देर हो गया था तो ऋषि कपूर वाज गेटिंग वेरी स्ट्रेस्ड। बहुत सुलझा हुआ लड़का है, बहुत ही शांत और समझदार लड़का है। ही इज़ बीन थ्रू अ रफ टाइम, और कमाल का एक्टर है, कमाल का एक्टर है। और अभी तो हमने टिप ऑफ द आइसबर्ग देखा है। ओके, ये लड़का जो काम करेगा ना, हमारे होश उड़ा देगा। मैम और अगर उसने कभी फिल्म डायरेक्ट की, ओके, अगर उसने की, Okay. मुझे लगता है कभी ना कभी पक्का करेगा। राज कपूर विल बी प्राउड। वाह, दे आर बोथ एन अनयूजुअली टैलेंटेड कपल। यस। आलिया की बहुत सारी बचपन की बातें हैं। आलिया को भी मैंने बचपन में, ज़्यादातर जो एक्टर्स है, मुझे याद है सोनाक्षी को मैं कहीं मिली थी तो सोनाक्षी ने कहा कि आपने तो सबको बचपन में देखा है। सोनाक्षी इतनी छोटी थी, और शत्रुघ्न सिन्हा को मिलने जाती थी तो बोलते थे इधर आ, मैं तेरे हाथ में कमल बना दूँ। सोनम को छोटे देखा है। और आलिया की कुछ कहानियाँ सेशल्स में बहुत सारी शूटिंग हो रही थी भट्ट ब्रदर्स की, उसमें से संघर्ष का चाइल्डहुड शायद उसने किया है। तो वो ऐसे शॉट के लिए खड़ी रहती थी। शी वुड गिव अ शॉट एंड शी इज टेलिंग हर फादर इट्स परफेक्ट, पैक अप, एंड इट वाज परफेक्ट। उसके बाद महेश भट्ट ने कहा कि उधर एक कमरा है नीचे ही, तुम जाके थोड़ा लेट लो, जब शॉट रेडी होगा तो मैं तुमको बुलाऊंगा। तो वो कमरे में पूजा को भी बुलाया गया था कि तुम भी लेटो, तुमको बुलाया जाएगा। थोड़ी देर के बाद वो, मैं भी वहाँ थी, तो वो आया लड़का बुलाने के लिए कि मैडम शॉट इज़ रेडी। बिफोर पूजा कैन गेट अप, ये बच्ची हैड गॉट अप, लुक्ड इनटू द मिरर एंड शी हैड गॉन टू गिव द शॉट। तो पूजा मुझे बोल रही है कि भावना ये शायद मुझे बुलाने आए थे, मगर ये मेरे को ऐसे करके चली गई। यू नो, आलिया भट्ट का पूरा जो स्टार वैल्यू का प्रेडिक्शन सबसे पहले पूजा भट्ट ने किया था। उसने कहा था कि तुम देखना ये लड़की इतनी बड़ी स्टार बनेगी, और वो इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है। ये उसने मुझे सेशल्स में कहा था जब वो बचपन का कर रही थी। करीना कपूर, वो पुकार की शूटिंग में वो अपनी गोद में बैठी थी जी। बबीता के, प्लम्प बेबी थी। और कुछ एक फाइट सीक्वेंस चल रहा था जिसमें अमिताभ बच्चन को रणधीर कपूर को मारना था।
और इसकी नज़र वहाँ पड़ गई और जो उसने रोना शुरू कर दिया, शूटिंग रुकवा दी। रणधीर कपूर आके उसको गले लगा रहे, मैडम नहीं बंद हो रही है। अमिताभ बच्चन उनके सामने रणधीर कपूर को गले लगा रहे, तो उसको ऐसे ऐसे करके बोल रहे कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो ये कुछ कितने साल की थी वो, मुझे लगता है कि 2-3 साल की होगी। उसके बाद मैंने उसको 10 साल की उम्र में देखा था। इतनी खूबसूरत थी तब भी, सिर्फ जीन्स पहने थे, इतने शॉर्ट हेयर, फेस फैब्युलस। मेरे साथ हम दोनों जा रहे थे, करिश्मा का हमारी मैगज़ीन के लिए शूट हो रहा था, तो मेरे साथ बात भी कर रही है। उसको ऐसा भी नहीं है कि ये इतनी बड़ी एडिटर है, मैं उसको पूछ रही हूँ ये फिल्म की कोरियोग्राफी कैसी थी, और वो मुझे फटाफट सब चीज़ का जवाब दे रही है। फिर मैंने बोला कि अच्छी है सब सारी हीरोइंस, तो उसने कहा हाँ सब अच्छी है, मगर अभी सबके पास खाली 7 साल है। मैं 7 साल में आऊँगी और सबकी छुट्टी कर दूँगी। अच्छा। और 7 साल में वो आई और ख़त्म हो गया सबका। उसके बाद मैंने उसको देखा रेफ्यूजी, तो वो अमित जी के यहाँ दिवाली की पार्टी में मैंने देखा था, तो इतनी सुंदर लग रही थी, मैं तो पहचान ही नहीं पाई। मैंने सोचा कोई है, कोई खूबसूरत लड़की। किसी ने कहा ये बेबो है। बट व्हाट अबाउट शाहरुख खान मैम, उनके साथ कैसा था आपका रिलेशन? शाहरुख खान के साथ बिगनिंग में थोड़ा गड़बड़ था, फिर वो गड़बड़ बहुत लंबे अरसे तक चलती रही, मगर शाहरुख खान एक्चुअली बहुत ही थॉटफुल और बहुत ही इंटेलिजेंट और रहम दिल के इंसान है। और जब वो नए नए आए थे ना, बाल ऐसे पूरे चेहरे पर गिरते थे, और रणवीर सिंह की जो एनर्जी की बात करते हैं ना, उससे ज़्यादा एनर्जी थी। इतनी एनर्जी थी, इतनी एनर्जी थी कि शबाना आज़मी ने कहीं इंटरव्यू में बोल दिया था कि आई कैनॉट शबाना आज़मी ने कहा कि आई कैनॉट कोप विथ शाहरुख खान एनर्जी। तो उसके बाद शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि मैं तो जब शबाना आज़मी से मिलता हूँ ना, तो मैं बोलता हूँ मैं फिर से कहूँगी, शाहरुख खान जब इंटरव्यू दिया कि मैं जब शबाना आज़मी से मिलता हूँ तो मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं है ना, मैं बैठ जाऊँ क्या? फिर मैं बात करता हूँ, बोलते मैं तो उसको 5-5 मिनट में पूछूंगा कि ज़्यादा है तो मैं रुक जाऊँ। तो तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि शाहरुख खान इस प्रकार का इंसान बन के निकलेगा। राइट। जिंदगी, his career has been fabulous. Yes. His filmmakers love him, his co-stars love him. Absolutely. He's extremely charming. तो जो वो उभर के आए हैं ना अभी, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और तहजीब के साथ आप उनको कोई भी फंक्शन में देखिए, एक डिग्निफाइड वे की तरह वो बिहेव करते हैं। तो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ दैट। आमिर खान और मैं पहले से दोस्त थे, तब भी अब भी हमेशा। हम लोग बहुत डिसएग्री करते हैं, बहुत लड़ते हैं आपस में, मगर अच्छा है। शुरुआत उनकी भी गड़बड़ से ही हुई थी। हमने कहा कि आप कुछ लिख के दीजिए और हम छापेंगे, तो उन्होंने कहा मैं जो लिखूंगा उसमें एक शब्द भी बदला नहीं जाएगा। अच्छा। मैंने कहा वो तो नहीं होगा। अच्छा। बदला तो जाएगा, सबका बदला जाता है, एडिटिंग तो होगी, तो उस तरह से। बट फाइन। सलमान खान इज़ ऑल्सो फाइन, इज़ वंडरफुल। सलमान खान तो इतने नॉटी थे, वो सब जर्नलिस्ट उनसे डरते थे, तो बात नहीं करते थे। तो उनका फोटोग्राफर आया अभी, अविनाश कुवारीकर। अच्छा, सिर्फ एक्टर्स नहीं, सारे फोटोग्राफर्स के साथ भी हम लोग का एक लॉन्ग रिश्ता है। तो उन्होंने कहा कि ये सलमान खान की तस्वीरें हैं, तो मैंने कहा मैं कवर पे छापूंगी, मगर मुझे स्टोरी चाहिए, तुम सलमान से बोलो मेरे से बात करे। सलमान खान के साथ उन्होंने अपॉइंटमेंट करवा दी। ये मैम किस पीरियड की बात बता रहे हैं? 90s, when I was the editor of G। ओके। अलविरा का बेटा के बेटी, शायद बेटा ही है, पैदा हुआ था, मतलब
थोड़ा सा ऐसे गुड लुकिंग बच्चा था, उसके साथ उसने तस्वीरें की थी और उसने कहा कि ये बच्चे के साथ ही मैं कवर पे आऊँगा। अच्छा। तो मैंने कहा कि तुम अकेले क्या डालते हैं? तो उन्होंने बोला नहीं, बच्चे के साथ। मैंने बोला अच्छा है, बहुत अच्छा है, बच्चे के साथ भी। तो उन लोगों ने अपॉइंटमेंट फिक्स की। याद है वो थम्स अप लड़की के सर पे डाल दिया था, ऐसा कुछ किस्सा था। तो मैंने बोला कि मैं जा तो रही हूँ उनके घर पे, ये क्या करेगा मेरे साथ मुझे मालूम नहीं है। तो मैंने अपने ऑफिस को बोला कि 12 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट है, मैं अगर 3 बजे तक ऑफिस नहीं लौटूँ तो तुम लोग पुलिस स्टेशन चले जाना, क्योंकि मैं कहाँ हूँ मुझे नहीं मालूम है। तो उन लोग ने बोला मैम रियली? तो आई सेड हाँ रियली। मैं वहाँ गई, सलमान से मिली, हम लोगों ने इंटरव्यू किया, हम लोग ने चाय पी, ख़त्म हो गया। सलीम साहब दोपहर को सो कर उठे, दूसरे भाई भी सो कर उठे, सब लोग बैल्कनी में हम लोग बातें कर रहे थे 6 बजे तक। मैं वहीं थी और इतना खूबसूरत दिन था वो, इतनी अच्छी बातें हुई थी। और जब मुझे वो नीचे अपनी गाड़ी में छोड़ने आया तो मैंने कहा सलमान, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट द डे टू गो सो वेल, आई हैड टोल्ड माई ऑफिस टू गो टू द पुलिस स्टेशन। तो वो हंस रहे थे। और गाड़ी में अंदर जाते जाते मैंने कहा कि आपको पता है ना कि आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो? तो उन्होंने कहा सच्ची? तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं, संजय दत्त ज़्यादा गुड लुकिंग है। वेरी नाइस। ऐश्वर्या राय भी जब नई नई आई थी, बिल्कुल नई थी, तब मिली थी। तब से अब तक ऐसे ही थे। ऐसे ही है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस मैम, इट वाज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच मैम, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए और इतनी नाइस बातें करने के लिए। Thank you. थैंक यू सो मच। थैंक यू।